आए कर। तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, तुझ दोस्ती भी से यार है, यक्षक मिलो तुम आए कर। मेरा जो मन तुमने लिया, तुमने गम को उठा दिया, गम ने मुझे ऐसा किया जैसे पतंगा आग पर। जोहार, आदाब, नमस्कार। जनवादी लेखक संघ द्वारा प्रायोजित प्रेमचंद पखवाड़े में मैं आलम आरा आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा दिए गए उस भाषण को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसे आपने आर्य समाज के अंतर्गत आर्य भाषा सम्मेलन के वार्षिक अवसर पर सन 1936 ईस्वी में लाहौर में दिया था। आज मैं उसी को प्रस्तुत कर रही हूँ। विषय है हिंदी उर्दू की एकता। प्रस्तुत है भाषण। सज्जनों, आर्य समाज ने इस सम्मेलन का नाम आर्य भाषा सम्मेलन शायद इसलिए रखा है कि यह समाज के अंतर्गत उन भाषाओं का सम्मेलन है जिनमें आर्य समाज ने धर्म का प्रचार किया है और उनमें उर्दू और हिंदी दोनों का दर्जा बराबर है। मैं तो आर्य समाज को जितनी धार्मिक संस्था समझता हूँ उतनी तहजीबी संस्था भी मानता हूँ, बल्कि आप क्षमा करें तो मैं कहूँगा कि उसके तहजीबी कारनामे उसके धार्मिक कारनामों से ज़्यादा प्रसिद्ध और रोशन है। आर्य समाज ने साबित कर दिया है कि देश सेवा ही किसी धर्म के सजीव होने का लक्षण है। सेवा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें उसकी कीर्ति की ध्वजा ना उड़ रही हो। कौमी जिंदगी की समस्याओं को हल करने में उसने जिस दूरंदेशी का सबूत दिया है उस पर हम गर्व कर सकते हैं। हरिजनों के उद्धार में सबसे पहले आर्य समाज ने ही कदम उठाया। लड़कियों की शिक्षा की जरूरत को सबसे पहले उसने समझा। वर्ण व्यवस्था को जन्मगत न मानकर कर्मगत सिद्ध करने का सेहरा उसके सिर है। जाति भेदभाव, खान पान, छूत छात और चौके चूल्हे की बाधाओं को मिटाने का गौरव उसी को प्राप्त है। यह ठीक है कि ब्रह्म समाज ने इस दिशा में पहले कदम रखा, पर वह थोड़े से अंग्रेजी पढ़े लिखों तक ही रह गया। इन विचारों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा आर्य समाज ने ही उठाया। अंधविश्वास और धर्म के नाम पर किए जाने वाले हजारों अनाचारों की कब्र उसने खोदी, हालांकि मुर्दे को उसमें दफन न कर सका और अभी तक उसका जहरीला दुर्गंध उड़ उड़कर समाज को दूषित कर रहा है। समाज के मानसिक और बौद्धिक धरातल को आर्य समाज ने जितना उठाया है शायद ही भारत की किसी संस्था ने उठाया हो। उसके उपदेशकों ने वेदों और वेदांगों के गहन विषयों को जनसाधारण की संपत्ति बना दिया, जिन पर विद्वानों और आचार्यों के कई कई लीवर वाले ताले लगे हुए थे। आज आर्य समाज के उत्सवों और गुरुकुलों के जलसों में हजारों मामूली लियाकत के स्त्री पुरुष सिर्फ विद्वानों के भाषण सुनने का श्रानंद उठाने के लिए खींचे चले जाते हैं। गुरुकुल आश्रम को नया जन्म देकर आर्य समाज शिक्षा को संपूर्ण बनाने का महान उद्योग किया है। संपूर्ण से मेरा आशय उस शिक्षा का है जो सर्वांगपूर्ण हो, जिसमें मन, बुद्धि, चरित्र और देह सभी के विकास का अवसर मिले। शिक्षा का वर्तमान आदर्श यही है। मेरे ख्याल से वह चिर सत्य है। वह शिक्षा जो सिर्फ अक्ल तक ही रह जाए अधूरी है। जिन संस्थाओं में युवकों में समाज से पृथक रहने वाली मनोवृत्ति पैदा हो, जो अमीर और गरीब के भेद को न सिर्फ कायम रखे बल्कि और मजबूत करे, जहां पुरुषार्थ इतना कोमल बना दिया जाए कि उसमें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति न रह जाए, जहां कला और संयम से में कोई मेल न हो, जहां की कला केवल नाचने गाने और नकल करने में ही जाहिर हो, उस शिक्षा का मैं कायल नहीं हूँ। शायद ही मुल्क में कोई ऐसी शिक्षा संस्था हो जिसने कौम की पुकार का इतनी जमावर्दी से स्वागत किया हो। अगर विद्या हम में सेवा और त्याग का भाव न लाए, अगर विद्या हमें आदर्श के लिए सीना खोलकर खड़ा होना न सिखाए, अगर विद्या हम में स्वाभिमान न पैदा करे और हमें समाज के जीवन प्रवाह से अलग रखे, तो उस विद्या से हमारी अविद्या ही अच्छी। और समाज ने हमारी भाषा के साथ जो उपकार किया है उसका सबसे उज्जवल प्रमाण यही है कि स्वामी दयानंद ने इसी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और उस वक्त लिखा जब उसकी उतनी चर्चा भी न थी।
उनकी बारीक नज़र ने देख लिया कि अगर जनता में प्रकाश ले जाना है तो उसके लिए हिंदी भाषा ही अकेला साधन है, और गुरुकुलों ने हिंदी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर अपने भाषा प्रेम को और भी सिद्ध कर दिया है। सज्जनों, मैं यहाँ हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की कथा कहना नहीं चाहता। वह सारी कथा भाषा विज्ञान की पोथियों में लिखी हुई है। हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि आज हिंदुस्तान के 15-16 करोड़ लोगों के सन्य व्यवहार और साहित्य की यही भाषा है। हाँ, वह लिखी जाती है 2 लिपियों में, और उसी एतबार से हम उसे हिंदी या उर्दू कहते हैं, पर है तो वह एक ही। बोलचाल में तो उसमें बहुत कम फर्क है। हाँ, लिखने में वह फर्क बढ़ जाता है, मगर उस तरह का फर्क सिर्फ हिंदी में ही नहीं, गुजराती, बंगला, मराठी वगैरह भाषाओं में भी कमोबेश वैसा ही फर्क पाया जाता है। भाषा के विकास में हमारी संस्कृति की छाप होती है, और जहाँ संस्कृति में भेद होगा, भाषा में भी भेद होना स्वाभाविक है। जिस भाषा का हम और आप व्यवहार कर रहे हैं, यह देहली प्रांत की भाषा है। उसी तरह जैसे ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी और मारवाड़ी आदि भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं और सभी साहित्यिक भाषाएं रह चुकी हैं। बोली का परिमार्जित रूप ही भाषा है। सबसे ज़्यादा प्रसार तो ब्रज भाषा का है, क्योंकि यह आगरा प्रांत के बड़े हिस्से को ही नहीं, सारे बुंदेलखंड की बोलचाल की भाषा है। अवधी अवध प्रांत की भाषा है। भोजपुरी प्रांत के पूर्वी जिलों में बोली जाती है, और मैथिली बिहार प्रांत के कई जिलों में। ब्रज भाषा में जो साहित्य रचा गया है वह हिंदी के पद्य साहित्य का गौरव है। अवधी का प्रमुख अर्थ तुलसीकृत रामायण और मलिक मोहम्मद जैसी का रचा हुआ पद्मावत है। मैथिली में विद्यापति की रचनाएं भी मशहूर हैं, मगर साहित्य में आम तौर पर मैथिली का व्यवहार कम हुआ। साहित्य में तो अवधी और ब्रज भाषा का व्यवहार होता था। हिंदी के विकास के पहले ब्रज भाषा ही हमारी साहित्यिक भाषा थी, और प्रायः उन सभी प्रदेशों में जहां आज हिंदी का प्रसार है, पहले ब्रज भाषा का प्रचार था। अवध में और काशी में भी कवि लोग अपने कवित्व ब्रज भाषा में ही करते थे। यहाँ तक कि गया में भी ब्रज भाषा का ही प्रवाह होता था। यकायक ब्रज भाषा, अपरची, भोजपुरी आदि को पीछे छोड़कर हिंदी कैसे सबके ऊपर गालिब हो गई? प्रायः यहाँ तक कि अब अवधी और भोजपुरी का तो साहित्य में कहीं व्यवहार ही नहीं है। हाँ, ब्रज भाषा को अभी तक थोड़े से लोग सीने से चिपटाए हुए अवश्य हैं। हिंदी को यह गौरव प्रदान करने का श्रेय मुसलमानों को है। मुसलमानों ने ही दिल्ली प्रांत की इस बोली को, जिसको उस वक्त तक भाषा का पद न मिला था, व्यवहार में लाकर उसे दरबार की भाषा बना दिया, और दिल्ली के उमरा और सामंत जिन प्रांतों में गए, हिंदी भाषा को साथ लेते गए। उन्हीं के साथ वह दक्षिण में पहुंची, और उसका बचपन दक्षिण ही में गुजरा। दिल्ली में बहुत दिनों तक अराजकता का जोर रहा और भाषा को विकास का अवसर न मिला, और दक्षिण में वह पलती रही। गोलकुंडा, बीजापुर, गुलबर्गा आदि के दरबारों में इसी भाषा में शेरो शायरी होती रही। मुसलमान बादशाह प्रायः साहित्य प्रेमी होते थे। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह सभी साहित्य के मर्मज्ञ थे। सभी ने अपने अपने रोजनामचे लिखे हैं। अकबर खुद शिक्षित न हो, पर साहित्य का रसिक था। दक्षिण के बादशाहों में अक्सर ये कविताएं की और कवियों को आश्रय दिया। पहले तो उनकी भाषा कुछ अजीब खिचड़ी सी थी, जिसमें हिंदी, फारसी सब कुछ मिला होता था। आपको शायद मालूम होगा कि हिंदी की सबसे पहली रचना खुसरो ने की है, जो मुगलों से भी पहले खिलजी राजकाल में हुए। खुसरो की कविता का एक नमूना देखिए। जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। जब आँख से ओझल भया, तड़पन गया मेरा जिया। जब आँख से ओझल भया, तड़पन लगा मेरा जिया। हक्का इलाही क्या किया, आंसू चले भर लाए कर। तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, तुझ दोस्ती बिसियार है, यक्षब मिलो तुम आए कर। मेरा जो मन तुमने लिया, तुमने गम को उठा दिया। गम ने मुझे ऐसा किया, जैसे पतंगा आग पर। खुसरो की एक दूसरी गज़ल देखिए। बह गए बालम, बह गए नदियों किनार, बह गए बालम, बह गए नदियों किनार। आप पार उतर गए, हम तो रहे अरदार। भाई रेमल लाहो, हमको उतारो पार।
भाई रे मल्लाहो हमको उतारो पार, हाथ का देऊंगी मुद्री गल का देऊं हार। मुसलमानों ज़माने में अवश्य ही हिंदी के रूप 3 होंगे। मुसलमानी ज़माने में अवश्य ही हिंदी के 3 रूप होंगे। एक नागरी लिपि में ठेठ हिंदी जिसे भाषा या नागरी कहते थे, दूसरी उर्दू यानी फारसी लिपि में लिखी हुई, फारसी से मिली हुई हिंदी और तीसरी ब्रज भाषा। लेकिन हिंदी भाषा का मौजूदा सूरत में आते आते सदियां गुजर गईं। यहाँ तक कि सन 1803 ईस्वी से पहले का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। सदल मिस्र की चंद्रावली का रचना काल 1803 ईस्वी माना जाता है और सदल मिस्र ही हिंदी के आदि लेखक ठहरते हैं। इसके बाद लल्लू जी, सैयद किशाअल्लाह खां वगैरह के नाम हैं। इस लिहाज से हिंदी गद्य का जीवन 100 साल से ज़्यादा का नहीं है। और क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 100 साल पहले जिस जबान में कोई गद्य रचना तक न थी, वह आज सारे हिंदुस्तान की कौमी ज़बान बनी हुई है। और इसमें मुसलमानों का कितना सहयोग है यह हम बता चुके हैं। हमें संदेह है कि मुसलमानों का सहारा पाए बगैर आपको या हमको आज यह दर्जा हासिल नहीं होता। जिस तरह हिंदुओं की हिंदी का रूप विकसित हो रहा था, उसी तरह मुसलमानों की हिंदी का रूप भी बदलता जा रहा था। लिपि तो शुरू से ही अलग थी, ज़बान का रूप भी बदलने लगा। मुसलमानों की संस्कृति ईरान और अरब की है, उसका ज़बान पर असर पड़ने लगा। अरबी और फारसी के शब्द उसमें आकर मिलने लगे, यहाँ तक कि आज हिंद और उर्दू 2 अलग अलग ज़बानें सी हो गई हैं। एक तरफ हमारे मौलवी साहबान अरबी और फारसी के शब्द भरते जा रहे हैं, दूसरी ओर पंडितगण संस्कृत और प्राकृत के शब्द ठूंस रहे हैं और दोनों भाषाएं जनता से दूर होती जा रही हैं। हिंदुओं की खासी तादाद अभी तक उर्दू पढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी तादाद दिन ब दिन घट रही है। मुसलमानों ने हिंदी से कोई सरोकार रखना छोड़ दिया। तो क्या यह तय समझ लिया जाए कि उत्तर भारत में उर्दू और हिंदी 2 भाषाएं अलग अलग रहेगी? उन्हें अपने अपने ढंग पर अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार बढ़ने दिया जाए, उनको मिलाने की और इस तरह उन दोनों की प्रगति को रोकने की कोशिश न की जाए? या ऐसा संभव है कि दोनों भाषाओं को इतना समीप लाया जाए कि उनमें लिपि के सिवा कोई भेद न हो? बहुमत पहले निश्चय की ओर है। हाँ, कुछ बहुत थोड़े लोग ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि दोनों भाषाओं में एकता लाई जा सकती है और इस बढ़ते फ़र्क को रोका जा सकता है, लेकिन उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है। ये लोग हिंदी और उन नामों का व्यवहार नहीं करते, क्योंकि 2 नामों का व्यवहार उनके भेद को और भी मजबूत करता है। ये लोग दोनों को एक नाम से पुकारते हैं और वह है हिंदुस्तानी। उनका आदर्श है कि जहाँ तक मुमकिन हो लिखी जाने वाली ज़बान और बोलचाल की ज़बान की सूरत एक हो और वह थोड़े से पढ़े लिखे आदमियों की ज़बान न रहकर सारी कौम की ज़बान हो। जो कुछ लिखा जाए उसका फ़ायदा जनता भी उठा सके। और हमारे यहाँ पढ़े लिखों की जो एक जमात अलग बनती जा रही है और जनता से उनका संबंध दूर होता जा रहा है, वह दूरी मिट जाए और पढ़े बेपढ़े सब अपने को एक जान एक दिल समझे और कौम में ताकत आवे। चूँकि उर्दू ज़बान अरसे से अदालती और सभ्य समाज की भाषा रही है, इसलिए उसमें हजारों फारसी और अरबी के शब्द इस तरह घुल मिल गए हैं कि वज्र देहाती भी उनका मतलब समझ जाता है। ऐसे शब्दों को अलग करके हिंदी में विशुद्धता लाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, हम उसे ज़बान और कौम दोनों ही के साथ अन्याय समझते हैं। उसी तरह हिंदी या संस्कृत का अंग्रेजी के जो बिगड़े हुए शब्द उर्दू में मिल गए, उनको चुन चुन कर निकालने और उनकी जगह खालिस फारसी और अरबी के शब्दों के इस्तेमाल को भी उतना ही एतराज़ के लायक समझते हैं। दोनों तरफ से इस अलगौजे का सबब शायद यही है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज जनता से अलग थलग होता जा रहा है और उसे इसकी खबर ही नहीं कि जनता किस तरह अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना चाहती है। ऐसी ज़बान जिसके लिखने और समझने वाले थोड़े से पढ़े लिखे लोग ही हो, मसनूई, बेजान और बोझल हो जाती है। जनता का मर्म स्पर्श करने की, उन तक अपना पैगाम पहुंचाने की उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। वह उस तालाब की तरह है जिसके घाट संगमरमर के बने हों, जिसमें कमल खिले हों, लेकिन उसका पानी बंद हो। वो महान साहित्यकार का ये भाषण है
उन्होंने उनके भाषण के शब्दों में, वाक्यों में जो बलाघात हुआ होगा, मैं नहीं कर सकती। मैं अदना उनकी भक्त हूँ, उनकी छात्रा हूँ, उनकी किताबों को पढ़ती हूँ। लेकिन उन्होंने जो इस लेख के माध्यम से या इस भाषण के माध्यम से जो बोला है, उसे अगर हम लोग समझ जाएं, थोड़ा भी समझें, मुझे तो रोंगटे खड़े होने लगे उनका इस लेख को पढ़ते हुए। और यह मैं आशा करती हूँ कि हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तानी से हमें मोहब्बत है, और हम सभी को इन धर्मों जातियों का भेदभाव भूल करके एक होना चाहिए और आपसी मोहब्बत करना चाहिए। और हम साहित्यकारों की यह ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमें ऐसा साहित्य परोसना है लोगों के लिए कि हम मुंशी प्रेमचंद के सपनों को साकार कर सकें। धन्यवाद।